चुनाव। जी हाँ, कैराना में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कैराना लोकसभा सीट है, इसके साथ ही नूरपुर की सीट जो कि विधानसभा है उस पर भी वोटिंग हो रही है और खबरें सामने आ रही है कि वोटर्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग के लिए। ये उत्साह अब बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है या फिर एसपी बीएसपी के गठबंधन के लिए, फिलहाल ये तो 31 मई को मालूम हो पाएगा। लेकिन हाँ, वोटिंग फीसद की बात करूं तो अभी तो फिलहाल शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जो खबर है, अभी वहां पे फिलहाल वोटिंग प्रतिशत उतना बेहतरीन नहीं नजर आ रहा है जितना होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलेंगे और वोट देंगे। हालांकि रमजान का पाक महीना चल रहा है तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के वोटिंग प्रतिशत पे भी नजर होगी कि आखिर वो कितना वोट देने के लिए घर से निकलते हैं। हालांकि कोशिश तो उनकी भी होगी, लेकिन जैसे पाक महीना चल रहा है तो बहुत सी इसमें चीजें सामने आएंगी। तो अब देखना होगा इसका क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा या बीजेपी को घाटा होगा। फिलहाल कैराना सीट जो है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नाक का प्रश्न है, सबसे बड़ा नाक का प्रश्न है, क्योंकि इसके तार सीधे जुड़े हैं साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से। ऐसे में आपने खुद देखा होगा कि जगह जगह आपको अखबारों से लेकर रेडियो से लेकर टीवी चैनल्स पे आपको कैराना सीट ही नजर आ रही होगी। नूरपुर का कहीं भी जिक्र नहीं किया जा रहा। हालांकि नूरपुर भी उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कैराना को लेकर जितना फोकस मीडिया का है, जितना फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको कल देखने को भी मिला होगा कि किस तरीके से उन्होंने बागपत में रैली को संबोधित किया और वहां पे ओबीसी कोटे से लेकर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने काट निकाल दी सपा बसपा के गठबंधन की कि ओबीसी को हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ रिझाएंगे और ऐसे में यहाँ पर उनका जातिगत समीकरण धराशायी हो जाएगा। इसके अलावा अगर पीएम मोदी के संबोधन का जिक्र करो तो उन्होंने लगातार कांग्रेस पे हमले किए हैं। बागपत से उन्होंने लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पे। अब ऐसे में आज वोटिंग से 17 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कल हुंकार भरी और जिस तरह से उनका रैला एक काफिला निकला लोगों के बीच में, वो साफ साफ बयां कर रहा था कि लोग उनसे बहुत खुश हैं। हालांकि हम इससे आंक नहीं सकते हैं कि अगर लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, तो इससे जनता उनके काम से खुश है। लेकिन 4 साल मोदी सरकार के, मेरा आपने प्रोग्राम देखा होगा उसमें मैंने नेहरू प्लेस की जनता से जो वहां पे आई थी उससे बात की तो उनका साफ साफ कह रहा था कहीं ना कहीं वो खुश हैं मोदी सरकार के 4 साल से और लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। आपने खुद मेरी रिपोर्टिंग देखी होगी किस तरह से लोगों ने मोदी सरकार की हालांकि आलोचना भी की थी, लेकिन रेशियो देखा जाए तो 10 लोगों में कम से कम 8 से 9 लोग मोदी सरकार के पक्ष में थे। यानी कि इससे पता चलता है कि लोग मोदी सरकार की कार्यशैली से खुश है और 4 साल यानी सफल सरकार रही है मोदी सरकार। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, आज कैराना में उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, माफी चाहूंगी, वोटिंग हो रही है। तो अब ये ऐसे में क्या होगा करिश्मा यहाँ पर कैराना की सीट मोदी सरकार योगी सरकार दोनों के लिए अहम है, लेकिन एसपी बीएसपी के गठबंधन को भी बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए क्योंकि एसपी बीएसपी का गठबंधन भी बहुत अहम है। यहाँ पर गोरखपुर और फूलपुर का करिश्मा दोहराएगी क्या एसपी बीएसपी और तबस्सुम हसन क्या जीत पाएंगी इस बार विश्वास कैराना के अवाम का, क्योंकि अल्पसंख्यक भी यहाँ पर कम अल्पसंख्यकों का जो दबदबा है वो भी कम नहीं है। अगर मैं कैराना में जातीय समीकरण का अगर जिक्र करूं तो 17 लाख वोटर्स हैं। अगर इनका राउंड फिगर 17 लाख है, लेकिन वैसे 16,928 वोटर्स हैं कैराना में। और मुस्लिम की अगर बात करूं तो कम से कम 3 से 4 लाख के बीच में वोटर्स हैं। मुस्लिम ओबीसी 4 लाख हैं, जाटो 1.50 लाख है, गुज्जर 1.30 लाख है, राजपूत 75,000 है, ब्राह्मण 60,000 है और वैश्य 55,000 है। 1996 से हुकुम सिंह बीजेपी के विधायक रहे हैं और साल 2014 में वो सांसद ही बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब कैराना चुनावी नतीजे आगामी 31 मई को सामने आएंगे तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे क्या होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जातिगत समीकरण का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, तो ऐसे में एसपी बीएसपी के गठबंधन का अगर बात करूँ एसपी बीएसपी के गठबंधन की तो मुस्लिम दलित और ओबीसी का जो गठजोड़ है वो देखने को मिलेगा इस बार। गोरखपुर और फूलपुर में तो कुछ यही सियासी समीकरण सामने आता है जिससे बीजेपी को हराने में कामयाब हो गई थी बुआ और बबुआ की जोड़ी, लेकिन ये जोड़ी यहाँ पर कितनी कामयाब होगी कैराना और नूरपुर में फिलहाल ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कैराना का और वो पूर्वांचल का हिस्सा रहा है गोरखपुर और फूलपुर, लेकिन ये कैराना जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो दोनों की जगह की राजनीति थोड़ी अलग अलग होती है, थोड़ों के मतदाताओं की सोच अलग अलग होती है। ये जाट गुज्जर बहुल है तो वो वहाँ पर बहुसंख्यक बहुल इलाका रहा है पूर्वांचल और अल्पसंख्यक बहुल रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे सिर्फ इतना वहाँ पे जातिगत समीकरण साधने में दिक्कत नहीं हो रही होगी एसपी बीएसपी और बीजेपी को जितना यहाँ पर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाट गुज्जर मुस्लिम दलित ब्राह्मण और भी जो जातियाँ हैं यादव जाटो, ऐसा नहीं कि ये जातियां वहां पर भी थी लेकिन वहां पे इतनी मुश्किल नजर नहीं आती जितनी मुश्किल यहाँ पे नजर आई, क्योंकि यहाँ पे जाट गुज्जर भी हैं।
आरएलडी यानी जो राष्ट्रीय लोक दल के जो मुखिया हैं अजीत चौधरी, उनका भी गठबंधन हुआ है एसपी बीएसपी के साथ। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वोट को जाट गुज्जर को अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उन्हें जाटों का नेता भी माना जाता है अजीत चौधरी को। तो ऐसे में जाट आंदोलन का जिक्र करूंगी। जाट आंदोलन को लेकर लगातार जो है मोदी सरकार को घेरा भी जा रहा है। तो ऐसे में क्या कैराना में जो जाट गुज्जर हैं वो भी कोई ना कोई यहाँ पे बहुत बड़ा उससे ऐसे साबित हो सकते हैं, कोई टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं पूरी वोटिंग को। और क्या पीएम मोदी का जो दाव था कल जो उन्होंने लॉन्च किया है ईस्टर्न एक्सप्रेस, पेरिफेरल एक्सप्रेस पे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 2 सौगात दी हैं, क्या उससे कैराना की आवाम खुश हो पाएगी? क्या उसका असर आज देखने को मिलेगा? क्या यही कल का ही तो यही उत्साह नहीं है जो जनता में देखने को मिल रहा है? फिलहाल अगर वोटिंग फीस की बात करो तो अभी भी वोटिंग फीस कुछ बेहतरीन नहीं नजर आ रहा है, अपडेट ये है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, मैं आपको बता दूं 1-2 बजे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर कितने फीसद वोट पड़ा है। गोरखपुर फूलपुर में साल 2014 की अपेक्षा इस साल जो वोटिंग हुई वहां पर बाय पोल्स को लेकर वोटिंग प्रतिशत गिरा था और इसी वजह से बीजेपी की हार हुई थी, ऐसा कहना था बीजेपी का। अब यहाँ पर कैराना और नूरपुर में जो वोटिंग फीसद साल 2014 में रहा था, क्या वो बरकरार रह पाएगा? क्या अगर यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो क्या उससे बीजेपी को कोई घाटा होगा? ये भी देखने वाली बात है। और पूरी जो नजर होगी वो 31 मई को होगी। आज लोकसभा की 4 सीट, विधानसभा की 10 सीटों पर पूरे देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2 सीटें बहुत अहम है योगी सरकार के लिए। अब बात करते हैं योगी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की, क्योंकि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा होना तो उससे पहले ही उन्हें काफी जोरों का झटका लगा, क्योंकि गोरखपुर से उनकी पार्टी को हरा दिया गया और ऐसे में उनका गढ़ है योगी सरकार का और गढ़ से ही हार गई बीजेपी। अपने आप में कहीं ना इतिहास में ये चीज दर्ज हो गई, सियासी इतिहास में, कि आखिर वहां से उपचुनाव हारी थी बीजेपी और वो सीएम योगी के रहते हुए गोरखपुर से बीजेपी हारी है। अपने आप एक शर्मिंदा वाला कहीं ना कहीं एक मामला है कि जब तक वहाँ पे योगी आदित्यनाथ सांसद रहे गोरखपुर से, वहाँ बीजेपी लगातार जीतती रही। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री बन गए, वहाँ से गोरखपुर से हार गए। क्या इसकी वजह ये थी कि योगी आदित्यनाथ वहाँ से कैंडिडेट नहीं थे? वजह ये थी कि वोटिंग फीसद सियासी समीकरण साधने में बीजेपी जो है कमजोर हो गई, या फिर बुआ बबुआ का गठबंधन जो अचानक से सामने आया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हो गई। कई इसके पक्ष निकलकर सामने आते, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहा गया था कि जो गोरखपुर में कैंडिडेट है उससे खुश नहीं थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो यही वजह थी वहां पर बीजेपी के हारने की। अब ऐसे में फूलपुर का जिक्र करो तो फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य वहां से सीएम थे, माफी चाहूंगी सांसद थे, लेकिन जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगा तो सीट खाली हो गई। वहां से एसपी का ही हमेशा दबदबा रहा है फूलपुर में, तो ऐसे में फूलपुर से जीतना बीजेपी के लिए उतना निराशाजनक नहीं रहा होगा जितना गोरखपुर से रहा था, क्योंकि वहां पे हमेशा मठ का कब्जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे वहां से, तो ऐसे में सोचिए जो इंसान वहां से 5 बार सांसद रहा, वहां से अगर पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाए तो सोचिए फिर क्या उसमें बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठते ही हैं। हालांकि जितनी मैंने बात की वहां पे लोगों से और हमारे पास जो लोगों के व्यूज आए हैं मेल और कमेंट के जरिए, उसमें लोगों ने कहा है कि हम गोरखपुर को उपचुनाव से नहीं नाप सकते हैं कि गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहती है, योगी सरकार के कार्यकाल को दरकिनार किया, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बहुत काम किया है। क्या वजह रही है? वजह सबसे बड़ी यही रही है कि एसपी बीएसपी के गठबंधन ने कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर कर दिया। अचानक से वहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला था बुआ और बबुआ ने, शायद इसी वजह से बीजेपी वहां पर हार गई। ऐसे में गोरखपुर की जनता योगी सरकार के साथ है, ऐसा हमें कई बार ऐसे में मेल भी आए हैं और लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है कि किस तरीके से कि गोरखपुर में अगर हारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा चुनाव 2019 बीजेपी हार जाएगी या गोरखपुर सीट हार जाएगी लोकसभा में। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्चस्व रहा है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने काम किया है वहाँ पर, उस काम को नहीं भुलाया जा सकता है, उनका एक अटैचमेंट है। हालांकि बीआरडी अस्पताल का जो केस था वो कहीं ना कहीं ले डूबा था योगी सरकार को। अब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना का जिक्र है, हुकुम सिंह ने हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया था जब वो सांसद थे, बतौर सांसद रहते हुए। उसके बाद कैराना जो था सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था। तो ऐसे में क्या और जब अभी हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ वहां पे रैली करने पहुंचे थे तो उन्होंने साफ साफ ही बात बोली थी हिंदू पलायन को लेकर, एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की बात उन्होंने फिर से वहां पर कर दी थी। और ऐसे में कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है हमेशा कुछ भी नहीं, अगर उसके पास कोई मुद्दे नहीं होते तो सांप्रदायिकता का मुद्दा लेकर आ रही थी, विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है, वहां पर राजनीति करती है सांप्रदायिकता को लेकर। लेकिन कल पीएम मोदी ने दिखा दिया कि भाई हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, हम विकास ही जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने विकास के दम पर ही साल 2014 में जनता से वोट मांगा था, अब उसी विकास को देने की बारी आ गई। लेकिन पीएम मोदी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिर 4 साल में आपने अभी क्यों विकास की इतनी डुगडुगी बजा रहे हैं? आखिर बीते 3 साल में कर क्या रहे थे? आपने कालाधन लाने की बात कही थी, आपने बात कही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही थी, आपने कहा था पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, उसको लेकर
आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन आपने गुजरात में भी उस चीज़ को काफ़ी भुनाया, लेकिन वहाँ पे आपको लगा कि आप ज़्यादा भुना रहे हैं, तो आप बैकफुट पे आए और फिर वहाँ पे अपने यूटर्न लेते हुए कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर मोदी जी आपसे ये है कि आखिर कब आएगा काला धन, आखिर कब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, क्योंकि उम्मीदें आपसे लगातार हैं, क्योंकि आपने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आप हमें बताइए, अगर आपको जनता 5 साल और देती है, मान लीजिए 5 साल यानी साल 2019 में मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है, अगर एक्सपर्ट्स ही मानो, सर्वे के मानो, तो क्या आप अगले 5 साल में क्या हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे? मेरा आपसे सवाल है मोदी जी, आप बताइए कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या वाकई काला धन वापस आ पाएगा? अगर देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, कुपोषण है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो क्या वो काला धन आएगा वापस? कब तक आएगा? क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सारी पार्टियों के नेता इन्वॉल्व हैं, तो क्या आप एक्शन लेंगे? क्योंकि सवाल बहुत है, और सवाल ये भी है कि अगर सारी पार्टियों के नेता इन्वॉल्व है तो उसमें बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे में क्या आप नकेल कसेंगे? और सबसे बड़ी ये वहाँ पे जो धनराशि जमा है उससे अगर वो देश वापस आ जाती है तो समझिए देश का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस गति से, जिस प्रोसेस से आगे हम बढ़ रहे हैं उसमें और ज़्यादा स्पीड आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हम अमेरिका के समकक्ष आके खड़े हो सकते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका से भी पावरफुल कंट्री बन सकता है। तो ऐसे में क्या वो काला धन लेकर आएंगे? आप जिस आपने मैनिफेस्टो में लिखा था 100 दिन में काला धन लेकर आएंगे। राम मंदिर का मुद्दे की बात करोगे, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया था, तो क्या ऐसे में राम मंदिर का मसला इस साल के अंत तक हल हो सकता है या फिर अगले साल चुनाव से पहले हल हो सकता है? यानी कि बहुत सवाल है। पीएम मोदी के हाथों में बहुत कुछ है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हालांकि पीएम मोदी जी आपकी सराहना करनी चाहूंगी क्योंकि आपने वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की छवि को बहुत मुकम्मल किया है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अभी कैराना का जिक्र करूंगी। कैराना में क्या वाकई आज कैराना की जनता बीजेपी को वोट देगी या फिर वोट देगी बुआ बबुआ के गठबंधन को? नजर बनाए रखिए आप SPN 9 न्यूज़ पर। हम फिर से कैराना की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।